Hello friends and welcome back to this next episode of Hidden Truths. अच्छा आज हम पवनीत सिंह सर हमारे साथ फिर हैं तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर स्पेशली बायलेटरल रिलेशनशिप के ऊपर हम एक विल ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन आवर नेबरहुड. आप समझ ही गए होंगे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं. पाकिस्तान में इस समय काफ़ी खलबली मची हुई है, बहुत क्यास सा मचा हुआ है. इमरान खान ने काफ़ी बवाल खड़ा किया हुआ है वहाँ पे और बड़े सालों बाद बड़े डेकेड्स के बाद कोई ऐसा लीडर आया है पाकिस्तान में जो आर्मी को ही चैलेंज कर रहा है. अब याद आती है हमें तो भाई जब एक बार भुट्टो साहब ने चैलेंज किया था, बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी ने आर्मी लीडरशिप को, तो उनको तो हैंग ही कर दिया गया था. बड़ा एक डायबोलिकल सा, बड़ा विकेट सा एग्जाम्पल सेट किया था आर्मी ने, राइट. और यूजुअली ये देखने में आया है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो होता है, वो अगर अपने पर बनाने लगता है या अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है तो उसको फिर हिट विकेट कर दिया जाता है, रन आउट कर दिया जाता है, क्योंकि थर्ड अंपायर तो वहाँ बैठा ही है आपकी, जो उनकी जो डिफेंस फोर्सेज है, जो आर्मी है, वो ही सब कुछ कंट्रोल करती है, राइट. अच्छा, इस बार डिफरेंस ये हुआ है कि जब वो 1970s में एक इनके जो पाकिस्तानी लीडर थे मिस्टर भुट्टो, जब उन्होंने चैलेंज किया था लीडरशिप को आर्मी की, तो उनको तो हैंग कर दिया गया था, राइट. उसके बाद क्या होता है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स नॉर्मली आए हैं वो नॉर्मली जो होते हैं उनको जो उनको प्रॉप अप किया जाता है वो तो आपकी पाकिस्तानी आर्मी ही करती है, करेक्ट. लेकिन जब उनको लगता है आर्मी को भी ये अब ही इज अ स्पेंट फोर्स या फिर ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा उस हिसाब से, तो फिर नेचुरली उनके खिलाफ कुछ केस वेस बना देते हैं, कोई करप्शन के चार्जेस लेके आ जाते हैं और फिर फाइनली उनको कहते हैं भी यहाँ से निकल जाओ, ईदर यू स्टे हियर एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड पनिशमेंट और यू टेक सम एग्जाइल. तो उसके बाद फिर चाहे वो शरीफ्स हैं, चाहे वो भुट्टो के जो अगले जो उनके जो सक्सेसर्स थे, चाहे बेनज़ीर भुट्टो है और या फिर वो जरदारी थे, तो इन सब ने कहाँ कहाँ पे एग्जाइल लिया है. कोई रियाद चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, कोई वाशिंगटन चला जाता है. तो आज थोड़ा सा डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि ये एक इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है, इनको भी एग्जाइल का ऑप्शन तो मिला होगा, लेकिन एग्जाइल का ऑप्शन नहीं ले रहे हैं. मैंने उनकी 1-2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो वो कह रहे थे कि आई विल फाइट टिल द लास्ट बॉल, राइट. अब आप समझ ही सकते हो, वो क्रिकेटर रहे हैं तो वो लास्ट बॉल का मतलब क्या है. तो मैं भी आई वाज आल्सो बिट शेकन अप. ये लास्ट बॉल का मतलब क्या है? इज देयर एन अटेम्प्ट गोइंग टू बी एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ? तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज रोशनी डालने के लिए हमारे साथ पुनीत जी हैं. पुनीत जी, पहली चीज़ तो ये बताओ, ये जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई कोलैप्स होने वाला है, ठीक है. वैसे तो हम कहते हैं कि इट्स अ नियर फेल्ड स्टेट, राइट. तो फेल्ड स्टेट तो नहीं है लेकिन नियर फेल्ड स्टेट तो है. अभी कोलैप्स से मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाए वहाँ पे कि पाकिस्तान का जो एक सिस्टमिक कोलैप्स हो जाए जिसके अंदर आर्मी का कंट्रोल ना रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ना रहे एंड पीपल आर ऑन देयर ओन, तो उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा हमें भुगतने पड़ेंगे, राइट. तो पहले तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए कि आई एम एज्यूमिंग एट दिस मोमेंट कि पाकिस्तान अगर कोलैप्स कर जाता है तो हम पे इमीडिएट इम्प्लीकेशंस क्या है. सर, मैं पाकिस्तान के कोलैप्स में आने से पहले एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंटली क्लैरिफाई करना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो एक स्टेट है वो एक मिलिट्री कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, ठीक है. हाइब्रिड स्टेट्स को कहते हैं. हाइब्रिड स्टेट, ये टर्म करेक्ट है ना? हाइब्रिड स्टेट है. और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि मिलिट्री कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है सर, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी जो डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते, वो सिलेक्ट होते हैं, करेक्ट. अब यहाँ पर जैसा आपने भी बताया कि प्रीवियसली बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए और वो सिलेक्ट होने के बाद अपने अपने टेन्योर्स पे उन्होंने काम किया. हमें एक चीज याद रखनी है सर यहाँ पे, ये कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी डेमोक्रेटिक एलिमेंट पावर में आता है, सिलेक्ट होके आता है, 3 डायमेंशंस जो हैं वो डायमेंशंस कभी भी डेमोक्रेटिक एलिमेंट के पास नहीं जाते. कोई रेड लाइंस है उनकी, वो रेड लाइंस है, जिसमें पहला रेड लाइन है कश्मीर, दूसरा उसके ऊपर स्टैंड आर्मी का ही रहेगा, उसके ऊपर स्टैंड आर्मी का और आईएसआई का ही रहेगा. ओके. दूसरा स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया पर से, जनरल फॉरेन पॉलिसी जनरली आल्सो विद स्पेसिफिकली टू कश्मीर आल्सो. और थर्ड है सर न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है. तो ये 3 चीजें, चाहे जितनी मर्जी फेवरेबल गवर्नमेंट आ जाए पाकिस्तान में, जितना मर्जी पॉपुलर लीडर आ जाए, चाहे आर्मी का प्लांटेड लीडर जो हमेशा ही होता है, वो चाहे वो आर्मी का इनिशियल फेवरेट ही क्यों ना आ जाए, उसके बावजूद भी वो लीडर के पास ये 3 चीजों का कंट्रोल कभी नहीं है. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर पवनीत सिंह जी जो बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि व्हेन एन इलेक्टेड और शुड आई से सेलेक्टेड लीडर कम्स इन पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ द आर्मी, कोई भी नहीं आता आर्मी की सपोर्ट के बगैर, एब्सोल्युटली. तो एक 3 रेड लाइंस हैं जो कोई क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो थर्ड अंपायर बैठा है रावलपिंडी में, राइट, वो रन आउट करेगा ही करेगा. वो 3 रेड लाइंस कौन सी है? एक तो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी होगी, दूसरी उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी होगी और फॉरेन पॉलिसी इन जनरल होगी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया.
तो सर ये तीन एलिमेंट्स क्योंकि डेमोक्रेटिक सिलेक्टेड सेटअप को नहीं मिलेंगे, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर पकड़ हमेशा जो है आर्मी की और आईएसआई की रहेगी। ठीक है। अब सर आज की डेट में जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ये है कि ये सिलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो आई थी इमरान खान की, इसको लाने वाला भी आर्मी ही थी, आईएसआई थी। हाँ, ये था तो आर्मी का फेवरेट, ये आर्मी का फेवरेट था, आईएसआई का फेवरेट था। सर सारी प्रॉब्लम इमरान खान के साथ तब हुई जब उसके रिलेशंस बाजवा के साथ, जो आर्मी चीफ थे, उसके साथ खराब हुए। अच्छा। बाजवा के साथ रिलेशनशिप खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय एक आईएसआई के चीफ की अपॉइंटमेंट थी जो बाजवा अपना आदमी चाहते थे, क्योंकि आर्मी हमेशा अपना आदमी रखती है। लेकिन उस अपॉइंटमेंट पे वीटो करने की कोशिश की थी इमरान खान ने। अब वीटो करने की कोशिश इमरान खान ने इसलिए की थी क्योंकि सर आईएसआई आज की डेट में दो मेन काम करती है। पहला उसका एक पूरा एजेंडा, एक पैराफर्नेलिया इंडिया की तरफ है, और दूसरा उसका एक पैराफर्नेलिया बनाया उन्होंने। हाँ जी सर, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आईएसआई का अपना एक ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दे आर मतलब टुवर्ड्स इंडिया, सेंट्रिक टुवर्ड्स इंडिया। और दूसरी चीज ये है सर कि यहाँ पर आईएसआई का एक नया रोल 2005-06 से देखने को मिला है। वो ये है कि वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने में कोशिश कर रही है। नैरेटिव बिल्डिंग में भी, और सर नैरेटिव बिल्डिंग इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान एज अ स्टेट की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज की डेट में पाकिस्तान में लोग अपने आप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो पाकिस्तानी है या मुसलमान है। बिल्कुल, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो इस आइडेंटिटी को क्योंकि जिन्ना के बाद कभी नहीं बनाया गया, तो आज की डेट में आर्मी ने कोशिश करी और आर्मी ने इस्लामाइजेशन करके अपनी आइडेंटिटी तो बना ली। आप देखो, उन्होंने अभी पीछे अपना हज कोटा भी सरेंडर किया है। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान से लोग हज पे नहीं जा रहे हैं। हज पे नहीं जा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। तो सर यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये हो रहा है कि आर्मी नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश में, एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में उन एलिमेंट्स को सप्रेस कर रही है जो एलिमेंट्स अपने आप को पाकिस्तानी कहने के लिए मजबूर नहीं है। सर हमें एक चीज ये याद रखनी कि पाकिस्तान एक बड़ी डाइवर्स सोसाइटी थी जब वो बनी थी। ये इस्लामाइजेशन जो हुआ ये जिया-उल-हक के टाइम पे हुआ। बिल्कुल हुआ है जी। उससे पहले अगर आप देखो तो पाकिस्तान में सिराइकीज थे, वहां पर बलूचीज थे, वहां पर अफगानियाज थे जो पश्तून जिनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हम लोग देखते हैं, फिर पंजाबी थे, सिंधीज थे, तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, बट नन ऑफ देम एवर सेड कि वी आर पाकिस्तानीज। ओके, दे वर ऑल रीजनल ग्रुप्स। एक कॉमन आइडेंटिटी कभी नहीं बन पाई। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ जी, कि जस्ट इन केस पाकिस्तान कोलैप्सेस, हाँ जी, तो इमीडिएट इंप्लीकेशन हमारे लिए क्या? सर इमीडिएट इंप्लीकेशन इस केस में ये होगा कि अगर पाकिस्तान मान लीजिए कोलैप्स कर जाता है तो पॉलिटिकल डोमेस्टिक सेटअप पे कोई इशू नहीं है वहां पर। इसलिए इशू नहीं है क्योंकि सारा गेम प्रॉब्लम पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ही आएगी। वो इसलिए आएगी सर क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने और आईएसआई ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को नर्चर कर रखा है। जैश ए मोहम्मद सिर्फ एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है, उसका इनसाइड पाकिस्तान रोल बड़ा कम है। लेकिन अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें, वो दो टाइप के स्कूल चलाता है पाकिस्तान में। एक है दावा स्कूल्स विच आर प्राइमरी स्कूल्स काइंड ऑफ थिंग, और दूसरे हैं तकूरा स्कूल्स। इन स्कूल्स में वो बच्चों को 12th तक की एजुकेशन देता है। दावा स्कूल, दूसरा स्कूल क्या है? तकूरा, TAQURA। तकूरा स्कूल्स होते हैं। ये बेसिकली सर मॉडर्न टाइप के स्कूल्स हैं, एसीज लगे हुए हैं क्लासरूम्स में, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दावा बिल्कुल टिपिकल ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कूल। आज की डेट में लगभग 60 से 70% स्कूलिंग जो है पाकिस्तान में वो ये दावा और तकूरा स्कूल्स की है, और ये स्कूलिंग जो है ये लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के लेड स्कूलिंग है पूरी। Is that right? एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर अब आप एक चीज को ये भी देखिए कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो एक बॉडी है पाकिस्तान में जिसका काम है कि पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी और नजरिया बनाना, एक आइडेंटिटी बनाना, उसका चेयरमैन भी हाफिज सईद है। अच्छा, तो यहाँ पर आप सोचिए कि हाफिज सईद को एक आइडेंटिटी मेकिंग ऑफ द सोसाइटी के चेयरमैनशिप पे बिठाना और साथ ही में उसको पूरे स्कूलिंग नेटवर्क का कंट्रोल दे देना। ठीक है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्कूल से बच्चे निकलेंगे ये एक रेडिकल माइंडसेट के ट्रेंड निकलेंगे। सर इसके बाद पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो भी हाफिज सईद से रिलेटेड हैं। ओके। अब क्या होता है कि 12th पास करके बच्चा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो एक रेडिकल थॉट प्रोसेस से ट्रेन होता है। इसके बाद पाकिस्तान में इंजीनियर्स की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी इंजीनियर्स पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन करते हैं। आज की डेट में 65% स्टाफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है रेडिकलाइज्ड है एंड दे हैव कम फ्रॉम द लश्कर ट्रेन्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, जो आर्मी के बिहाफ पे उसको मैनेज कर रहा है, कल को यही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसी न्यूक्लियर वेपन को उठा के लश्कर को दे देगा। और अगर ये दे दिया तो इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा सिक्योरिटी इंप्लीकेशन यहाँ पर ये है कि इस केस में इंडिया की सिक्योरिटी आउटराइट थ्रेटन होती है।
नहीं, पर इस ऐसी चीज को प्रीएम्प्ट करने के लिए, ठीक है, कोई हमारे पास स्ट्रेटजी तो होगी। सर हमारी स्ट्रेटजी से ज्यादा एक हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना है, इंटरनेशनल रिलेशन में हेजिंग कहते हैं सर इसको। ठीक है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन, जो एक जनरल नैरेटिव है वो ये है कि उसने इंडिया के लिए बनाया है, कि वो इंडिया के ऊपर प्रयोग करना चाहता है अपने, इंडिया सेंट्रिक है उसका, इंडिया सेंट्रिक, उसकी सारी न्यूक्लियराइजेशन जो है वो इंडिया सेंट्रिक है, बट वो रियलिटी नहीं है, ये एक परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। आर यू सजेस्टिंग that they were not a rival for India when we went They for were the rivals, test they were rivals, so they immediately tested हाँ जी, कच्चा पक्का सा पटाखा उन्होंने भी चला लिया था, राइट, हमने तो पूरा प्लान करके चलाया था, बिल्कुल राइट। तो राइवलरी तो थी, सर राइवलरी थी, कंपटीशन था, लेकिन जो न्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान ने किया उसका सबसे पहला मोटिव ये था कि हमारे को कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी इंडिया के साथ नहीं है, तो हमारे को एक न्यूक्लियर लेवल पे सुपीरियोरिटी इंडिया, कन्वेंशनल वॉर तो लड़ के हार चुके हैं, 48 से लड़के आज तक हारते आए हैं। और सरप्राइजिंग बात है सर कि उसके बाद भी आप आर्मी चीफ्स के और आर्मी के अधिकारियों के अगर छातियों पे मेडल देखो तो इतने बिल्ले लगा रखे हैं जैसे उन्होंने लूडो खेल के वो मेडल जीते, क्योंकि लड़ाई में तो कोई मेडल उन्होंने जीता नहीं। लेकिन जो न्यूक्लियराइजेशन है ये उनकी इंडिया सेंट्रिक हुई, बट न्यूक्लियराइजेशन का एक लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है सर? लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को ये बात पता है कि मेरा न्यूक्लियर वेपन मेरे पास एक एज है, अगर कल को मेरी डोमेस्टिक सेटअप कभी कोलैप्स करती है या उस वर्ज पे आती है तो पूरे वर्ल्ड को ये बात मालूम है कि ये न्यूक्लियर वेपन लश्कर जैसे ग्रुप के हाथ में चला जाएगा, और अगर ये उसके हाथ में गया तो इसको रोकने के लिए वर्ल्ड की पावर्स इमीडिएटली आके पाकिस्तान को सेफगार्ड करेंगे। इवन चाइना वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट। सर आज की डेट में अमेरिका उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना चाइना इंटरेस्टेड। अच्छा, चाइना के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें। सर चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो पाकिस्तान से जाता है, जो BRI का पार्ट है। दूसरा सर चाइना का अफगानिस्तान का और सेंट्रल एशिया का जितना फोरे है आज की डेट में वो भी पाकिस्तान निर्भर है। अच्छा, तो कोल्ड वॉर के दौरान अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के सर्वाइवल को इंश्योर करना अमेरिका के लिए एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि वहां पर रह के वो सोवियत के सैटेलाइट्स पर नजर रख रही थी, तो आज पाकिस्तान को कोलैप्स होने से रोकने में चाइना का ऑब्जेक्टिव है। ज्यादा इंटरेस्ट उनका है क्योंकि चाइना को यह बात पता है कि सर उसको वेस्ट एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप जाने तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसको साथ चाहिए। और आप इसीलिए देखिए कि एक साइड पॉइंट में अगर बोलूं कि इस रीजन से उसने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती भी अब करा दी है कि उसको उस एरिया से निकलने में कोई अड़चन ना हो। तो चाइना का जो लार्जर गेम प्लान है सर, जो उसका जियोपॉलिटिक्स चल रहा है वो ये है कि चाइना आज की डेट में यूरोप में अपनी वो मार्केट देख रहा है जो अमेरिका की मार्केट वैनिश होती जा रही थी, फॉर विच इट नीड्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो पाकिस्तान का सर्वाइवल चाइना इंश्योर करेगी। ओके, अच्छा, अब एक छोटी सी चीज मेरे दिमाग में ना हमेशा आती है, जैसे यू नो वी वर बोर्न, दीस बोथ आवर कंट्रीज वर बोर्न टुगेदर, राइट, ठीक है। और बड़ा ब्लडी सा एक ओरिजिन था इन दोनों कंट्रीज का, अब इंडिपेंडेंस का तो पार्टीशन वगैरह सबको पता ही है उस बारे में, राइट। ये क्या कारण है कि इंडिया में तो भाई एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो हमने एस्टैब्लिश कर ली और फंक्शनल है, राइट, और आर्मी हमारे हमेशा सिविलियन कंट्रोल में रहती है, राइट, ये वहाँ क्यों नहीं होता? सर वहां पर उसके ना होने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि पाकिस्तान का जब आइडिया बना था तो वो आइडिया एक टेरिटरी तोड़ के बनाने का था, वो एक टेरिटरी को लिबरेट कराने का नहीं था। आप चाहे मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए, आप चाहे मोहम्मद इकबाल को देखिए, आप चाहे रहमत अली को देखिए, जिन तीन लोगों ने पाकिस्तान के आइडिया को चैंपियन किया, इट वाज ऑलवेज अ टेरिटरी व्हिच वाज टू बी ब्रोकन अवे फ्रॉम इंडिया टू बी क्रिएटेड एज सच। इट वाज नेवर अ टेरिटरी पर से व्हिच हैड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सर पाकिस्तान के केस में एक नेशनल मूवमेंट नहीं थी, इंडिया के केस में एक नेशनल मूवमेंट थी, जिसकी वजह से एक नेशनलिस्ट आइडियाज का इमर्जेंस हुआ, जिसका इम्प्रिंट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं और अपने गवर्नेंस में भी देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया ने 1947 के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करना चालू किया, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इलेक्शंस लड़े। पाकिस्तान 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया था, और वो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि जिन्ना की डेथ के बाद स्टेट के पास कोई आइडिया ही नहीं था कि अब हम करें क्या। 1953 में सर पंजाब में अहमदिया रायट्स हुए थे, और उस अहमदिया रायट्स में मेजर जनरल आजम खान आर्मी के जो थे, उन्होंने उस समय पाकिस्तान की आर्मी को यूज करके अहमदिया के रायट्स को सप्रेस किया था। और जब वो रायट्स को सप्रेस करके पूरे पंजाब और सिंध रीजन में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इंश्योर करी, उस दिन से पाकिस्तान की आवाम की एक साइकी बन गई कि आर्मी is an agency or an instrument that will bring peace in Pakistan. The first and the last line of defense. First and the last line of defense. सर आपने कभी एक चीज सोची है कि पाकिस्तान में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, वो प्रोटेस्ट हमेशा जो है पॉलिटिकल क्लास करती है आर्मी के खिलाफ, पर आपने कभी ये चीज विजुअलाइज करके नहीं सोची कि क्यों ये प्रोटेस्ट लोग आर्मी के खिलाफ नहीं करते?
क्योंकि सर लोगों के मन में ये पॉइंट है कि आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान को सेफ गार्ड कर रही है। बट ये जो अभी इमरान खान का एपिसोड हुआ है उसमें थोड़ा सा आम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है आर्मी के अंदर, वो लगता है आपको शेकअप हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ सर। अच्छा, आज की डेट में भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज की डेट में भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी के पीटीआई के लोग कर रहे हैं। आज की डेट में भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मासेज नहीं सड़क पे उतरे हुए कि आर्मी को हटाओ। आप इस चीज को फर्क को समझिए सर। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक आर्टिकल अभी मैं लास्ट वीक पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली कि जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम एकजुट होके पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेके आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ेगी तब तक आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। एक हमारे शायद फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान में, जी पार्था साहब, हाँ जी, है ना, उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मैंने कहीं पे, वो कहाँ तक सच है आप बताइए। कि भी इंडिया एंड पाकिस्तान हमारा तो हमेशा स्ट्रेन रिलेशन रहा है, ठीक है, हनीमून पीरियड तो बड़े कम ही आए हैं, कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर लाइक टू पेशेंट्स इन द सेम हॉस्पिटल whose basic disease is allergy to each other। ये कहाँ तक सच है बात? सर सच काफी हद तक है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो बोलना इतना सही नहीं होगा क्योंकि सर पहले पाकिस्तान के मन में ये होता था कि इंडिया ने पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया। 2001 या 2 की बात है, एग्जैक्ट ईयर मैं भूल रहा हूँ, बट 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाकर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे के नीचे खड़े होकर, जहां पर पाकिस्तान का फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, उस जगह पर खड़े होकर उन्होंने ये बोला था कि हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान का और बंटवारा नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के पार्टीशन को और एज अ स्टेट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो एलर्जिक एटीट्यूड था वो पाकिस्तान का 2000-2001 तक इसलिए देखने को मिला क्योंकि जब हमने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा तो उनके मन में ये था कि इन्होंने पार्टीशन ही एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। पर जब मीनारे पाकिस्तान के नीचे ये असर्शन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान के पास ये पॉइंट बोलने को नहीं है कि भाई इंडिया जो है पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए आप देखिए वो सारा नैरेटिव कश्मीर पे घुमाते हैं, इधर उधर की फालतू बातों पे घुमाते हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि एलर्जी पाकिस्तान को हमसे है, और एलर्जी उसको ये है कि मेरे बगल में एक इंडिया है जो कि प्रोग्रेस करके ग्रो कर चुका है और मैं अभी तक ग्रो नहीं कर पाया। मैं अभी तक हमेशा एक मिडवाइफ के सर्च में रहता था, कभी ब्रिटेन, कभी अमेरिका, अब चाइना। तो सर उनका एलर्जी जो है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और इंडिया एक आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ता जा रहा है, एक मिडल पावर बन चुका, कल को ग्लोबल पावर भी बने। तो ये एलर्जी है सर, इंडिया की तरफ से कोई एलर्जी नहीं है। अगर एलर्जी हमारी तरफ से होती तो सर हम उनसे कभी बात करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रखते। हमने हर बार उनको मौका दिया बात करने का, लेकिन उन्होंने वो मौके का विश्वासघात किया, इसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। So friends, students, I hope this was an enlightening discussion for you, and we'll keep bringing you more such videos about contemporary developments. Bye for now. Thank you. Thank you.